सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 564 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले राजीव एफएफ, थैंक यू फॉर रीजॉइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमंस। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दारूबाज को दिखाया जाता है, जो कि जूफन से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि बच्चे, मैं भले ही कोई एक डिमोनिक कल्टिवेटर नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारे इस कल्टिवेशन पाथ के बारे में कुछ समझता हूँ, लेकिन ये सभी रास्ते एक सत्य हैं और ये सभी इंसान को दाव तक ले जाते हैं। कम से कम मुझे तो यही लगता है। और क्रूल इमोशंस के ऊपर भी चलने से पहले, अपने उन इमोशंस को कुचलने से पहले, तुम्हें उन इमोशंस को महसूस करने की जरूरत है। तो तब जूफन भी दारूबाज से पूछता है कि आखिर आप उस चीज को कैसे हटा सकते हैं जो कि आपके पास में कभी है ही नहीं। तो दारूबाज कहता है कि बिल्कुल राइटियस कल्टिवेटर्स की तरह, जो कि सिर्फ और सिर्फ जस्टिस को ही परस्यू करते हैं। लेकिन अगर बुराई ही नहीं होती तो जस्टिस की भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। और फिर आखिर कोई इवलनेस को समझे बिना जस्टिस को कैसे समझ पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो यहाँ पे इस चीज का एग्जाम्पल यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट है। वो लोग दाएं बाएं हर जगह सिर्फ और सिर्फ जस्टिस का ही उपदेश देना पसंद करते हैं। लेकिन तुमको क्या लगता है कि उनमें से कितनों को इस चीज का असली मतलब पता होगा? जस्टिस का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक कल्टिवेटर्स को ढूंढ करके उनके साथ फाइट लड़ना नहीं है। ये तो एक जमीन के बहुत बड़े सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो अब इसी तरह जूफन और दारूबाज ये सारी बातें करते रहते हैं, जिसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है और अगला सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है। जूफन अपने रूम में आने के बाद में अपनी आंखें खोल करके उठता है, फिर उन्हीं सारी बातों को याद करते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे अंदर प्यार और लव ये चीजें है ही नहीं, तो मैं इन्हें कैसे हटाऊं? क्या ये हेवन से आई मेरे लिए कोई एक चाल है, या फिर ये मेरे लिए एक और कोई नई परीक्षा है? मेरे ख्याल से शायद युनजुआन से बिल्कुल सही थे। ये मेरे लिए अपने डिमोनिक पार्ट को रीस्टार्ट करने का एक चांस है। लेकिन बस ये रास्ता इतना ज्यादा अजीब और स्ट्रेंज है कि मैं नहीं जानता कि मैं इस पे आगे कैसे बढ़ूं। डिमोनिक कल्टीवेशन डेड हर्ट के ऊपर ज्यादा जोर देती है, और अगर इसमें एक बार भावनाएं उजागर होने लग गईं, तो ये मुझे वापस पीछे खींच लेंगी। लेकिन आखिर मैं इन्हें अपने पास से कैसे हटा सकता हूँ, जबकि मैंने तो अभी तक इनका अनुभव भी नहीं किया है। ये सब कुछ तो सच में मेरे साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। लेकिन अगर मैं अपने इन इमोशंस को अपने डिमोनिक पाथ पर ट्रेंड करता हूँ, तो क्या ये इमोशंस फिर भी प्योर रह पाएंगे? और क्या मैं इस चीज को प्यार और लव कह सकता हूँ, या ये एक लक्ष्य तक पहुँचने के साधन से बढ़कर और कुछ नहीं है? लेकिन अगर मैं किन्हीं इमोशंस में डूब जाता हूँ, तो क्या वाकई में मैं उन्हें काट पाऊंगा? मगर अगर उन्हें इतनी ही आसानी से हटाया जा सकता है, तो फिर आखिर मैं उन्हें सच्चा प्यार क्यों कहूँ? और अगर मैं इसे एक परीक्षण, एक ट्रायल के तौर पर देखता हूँ, तो इसका मतलब तो यह है कि मेरे सामने अब कोई भी रास्ता नहीं है। तो अब इधर जूफन जब इन सारी बातों को गहराई से सोच रहा होता है, तो जूफन के गेट के बाहर से शोर मचाते हुए वेंडरवलियान कहते हैं कि होली शेट, एक और काला घोड़ा सामने आ गया, और अब मुझे नहीं लगता है कि हम लोग मिडिल 3 सेक्टरों के साथ फाइट से भी आगे निकल पाएंगे। इसी के साथ में फिर वो गुस्से में जूफन का गेट खोलते हुए कहते हैं कि बास्टर्ड, सनसेट हो चुका है, तुम अभी तक यहाँ क्यों लेटे हुए हो? और अगर तुम्हें अपनी नींद ही पूरी करनी है तो तुम अपनी नींद तब पूरी कर लेना जब तुम मारे जाओ, क्योंकि अभी हमारे पास चिंता करने के लिए कई और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो अब इधर वेंडरवलियान को इतना ज्यादा हड़बड़ाता हुआ देख करके जूफन उनसे कहता है कि आखिर इतनी क्या जल्दी कर रहे हो, और हम लोग तो मिडिल 3 सेक्टर को कल चैलेंज करने वाले हैं। तो फिर अभी फिलहाल यहाँ पर कोई फालतू का ड्रामा मत करो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तो वेंडरवलियान जूफन से कहते हैं कि डैम बदमाश बच्चे, तुम तब स्टेज पर मिडिल 3 सेक्टरों के बीच की फाइट को देखने के लिए नहीं आए थे, और क्या तुम्हें पता है कि इसका अंत कैसा हुआ? तो जूफन मुंह बनाते हुए कहता है कि मैं इस चीज को जानने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वेंडरवलियान अपना मुंह लटकाते हुए कहते हैं कि अभी तुम्हें इस बारे में पता नहीं है, तभी तो तुम इतने ज्यादा रिलैक्स्ड में हो। लेकिन अगर तुमने वो देखा होता कि मिडिल 3 सेक्टर के स्टेज पर क्या हुआ था, तो मुझे यकीन है कि तुम उसे देख करके इतने ज्यादा रिलैक्स्ड में नहीं होते, और मैं ये शर्त लगाता हूँ कि तब तुम मुझसे भी ज्यादा घबरा गए होते। तुम्हें पता है, स्वॉर्ड गॉड सेक्ट नेचुरली तौर पर एक फ्रीक है, और उनके 10 के 10 डिसाइपल
मल्टीपल इथेरियल स्टेज पर है, जिसमें कि तुम्हारा वो पुराना दोस्त भी शामिल है जो कि हाल ही में अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट करके इथेरियल स्टेज पर पहुंचा है। तो तब ये सुन ज़ुफेन भी स्माइल करते हुए कहता है कि ओह बिल्कुल ठीक, जब वो तब वहाँ पे आया था तो तब मैंने उसके ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं दी थी, लेकिन अब जब तुमने ये चीज मेंशन की है तो अब मुझे याद आ रहा है कि उसके अंदर से निकल रहा वो ऑरा वो एक इथेरियल स्टेज का था। वो तो हमेशा से ही एक मार्शल फेनेटिक था, वो सचमुच में एक जीनियस था, लेकिन उसका इथेरियल स्टेज पर इतनी तेजी से पहुंच जाना ये तो सचमुच में मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड निकला। लेकिन खैर उसको मेरी तरफ से बधाई हो। तो ज़ुफेन की ये बात सुनकर तो वेनेवलियान चिढ़ते हुए चिल्ला करके उससे कहते हैं कि पागल लड़के, जाकर के अपनी बहन को बधाई दो। क्या तुम्हें पता भी है कि वो बंदा हमारे लिए अभी सबसे बड़ा खतरा है? लेकिन मेरे दोस्त, तुम यार हमारी टीम के लीडर हो, तो क्या यार तुम इसमें थोड़ी सी दिलचस्पी नहीं दिखा सकते? और क्या तुम्हें पता है कि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की लाइनअप बिल्कुल सुपीरियर 3 सेक्टों के बराबर ही स्ट्रॉन्गर है? और क्या तुम जानते हो कि मैच में उनका प्रदर्शन कैसा रहा? उन लोगों ने अपनी सभी की सभी सिंगल और टीम फाइट सभी की सभी जीत ली, यहाँ तक कि डीमन सोल सेक्ट और हेवन थ्रिलिंग सेक्ट उनसे एक बार भी नहीं जीत पाया। ये सुनकर तो ज़ुफेन भी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ओह ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो वेनेवलियान कहते हैं कि हाँ वो लोग वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है, और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट हमेशा से ही मिडिल 3 सेक्टों में टॉप पर रहा है, लेकिन बाकी के 2 सेक्ट भी इनसे ज्यादा पीछे नहीं है। और उनके पास उनका वो लड़का जेंटल स्वॉर्ड भी तो है, उसने भी अपने मैच में अपनी ग्रेट पावर्स को दिखाया था, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि उसने अभी तक अपनी फुल पावर्स को शो नहीं कराया है। वो पूरा का पूरा स्वॉर्ड गॉड सेक्ट पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर के आया है, जबकि वहाँ से जाते हुए वो लोग हमें टोंट मारने वाली निगाहों से भी देख रहे थे। वो क्लियरली तौर पर हमसे और विशेषकर तौर पर तुमसे नहीं डरते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जरूरी तुम्हारे लिए कुछ न कुछ तो तैयार करके रखा होगा, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा चिंतित कर रही है। तो ज़ुफेन उनसे कहता है कि ओ फिर हमें और भी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, मुझे बस अपनी फुल प्रूफ स्ट्रेटेजीज का उपयोग करना पड़ेगा ताकि हमारा हारना असंभव हो जाए। तो ज़ुफेन की ये बात सुनकर तो वेनेवलियान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ज़ुफेन से कहते हैं कि क्या तुमने इसके लिए कुछ सोच रखा है, जल्दी से मुझे बताओ। तो तब ज़ुफेन हंसते हुए उनसे कहता है कि सिंपल सी बात है कि हमें उनसे नहीं लड़ना है, क्योंकि अगर हम उनसे लड़ेंगे ही नहीं तो हम हारेंगे क्या, और या फिर हमें मिडिल 3 सेक्टों में से एक बन करके ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो ज़ुफेन की ये बात सुनकर तो वेनेवलियान काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए ज़ुफेन से कहते हैं कि बकवास ज़ुफेन, क्या तुम इसी तरीके से अपनी हार मानना चाहते हो? तो फिर आखिर तुम्हारी उस बात का क्या हुआ जब तुमने कहा था कि हम लोग सुपीरियर 3 सेक्टों को चैलेंज करेंगे, और वो तुम ही थे जिसने की इतनी महान योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन अब जब तुम स्वॉर्ड गॉड सेक्ट से मिले हो जो कि तुम्हारा रास्ता रोक सकता है, तो तुम उनके सामने पीछे हट रहे हो। तो अब ज़ुफेन तो वेनेवलियान की बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता और बस वहाँ से उबासियां लेकर के वापस जाने लगता है, मगर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि अभी फिलहाल मेरे पास सॉल्व करने के लिए इससे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए मेरे पास अभी इन चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और जहाँ तक संप्रदायों के हितों का सवाल है तो तुम लोग खुद ही इस बात का पता लगा लो। इधर जब ज़ुफेन वेनेवलियान की बात का जवाब ना देते हुए दूसरी ओर जा रहा होता है, तो ये देख करके तो वेनेवलियान गुस्से में अपने दांत पीसने लगते हैं और कहते हैं कि ज़ुफेन तुम सचमुच में बहुत बड़े जिद्दी हो, तुम सिर्फ केवल और केवल अपने मूड के ऊपर ही काम करते हो। इधर तभी उनके पीछे का वो गेट खुलने लगता है और उससे क्विलिंग झांकते हुए उन लोगों से कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू वेनेवल हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के लोग यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए आए हैं। तो तब ये सुन वेनेवलियान चिढ़ते हुए क्विलिंग से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर काफी लंबे समय से हैं और हम लोगों ने कभी एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं की, तो फिर आखिर वो लोग अब यहाँ पर किस लिए आए हैं? फिर वेनेवलियान भी वहाँ से उन लोगों से मिलने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन ज़ुफेन से कहते जाते हैं कि बदमाश बच्चे, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और जब मैं वापस आऊंगा तब हम इसके ऊपर फिर से बात करेंगे। इधर जबकि ज़ुफेन क्विलिंग से कहता है हे क्विलिंग वापस आओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो ज़ुफेन की ये बात सुनकर तो क्विलिंग भी थोड़ा हेजिटेट करते हुए उससे कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, क्या आपको यहाँ पर किसी चीज की जरूरत है? क्विलिंग, तुम और तुम्हारे जीवन साथी के बीच में, तुम दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए एक गहरा प्यार होना चाहिए, है ना? वरना तुम ये जानते हुए भी अपनी हार क्यों मानते? इस चीज को करने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो तब क्विलिंग कहता है कि खैर प्यार के लिए हमेशा कभी न कभी कुछ न कुछ कहा जा सकता है। तो तब ज़ुफेन क्विलिंग को बीच में रोकते हुए कहता है ठीक है, मैं तुमसे इसके ऊपर कोई कविता सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम ये जानते हुए भी कि डेमोनिक कल्टीवेशन इमोशनल लेस होती है, तो फिर भी आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ज़ुफेन की ये बात सुनकर तो क्विलिंग की बोलती बंद हो जाती है, उसकी बुरी तरीके से फट जाती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर वो घबराते हुए ज़ुफेन से कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, मैं जानता हूँ कि सेक्ट का रूल है कि आपस में भाईचारा ना रखा जाए, लेकिन प्यार तो एक बाढ़ की तरह है जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ में बहा ले जाती है, और मैं पहले इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ और इस चीज को बाकी लोगों से कहीं बेहतर समझता हूँ। और इस चीज के दो पहलू हैं, एक मीठा और एक कड़वा, जिनके के बीच में बहुत कुछ है। फिर भी मैं बस इतना कह
सकता हूँ कि मुझे किसी बात का कोई अफसोस नहीं है, और तब भी नहीं जब मुझे एक लेवर डिसाइपल बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो तब इधर क्विलिंग को इतना ज्यादा घबराता हुआ देखकर और उसकी ये सारी बातें सुनकर ज़ुफेन कहता है कि अरे तुमने मुझे गलत समझ लिया, मेरी ये बात सेक्ट के नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ पर डेमोनिक पाथ के बारे में बात कर रहा हूँ। और अब जब तुमने प्यार के बारे में इतना अधिक जान लिया है तो फिर अब इसमें प्रोग्रेस करना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो फिर आखिर तुमने इसमें बिना किसी हिचकिचाहट के गोता क्यों लगाया? तो तब क्विलिंग कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, मैं भले ही एक डेमोनिक पाथ का डिसाइपल हूँ, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा है। मैंने तो सिर्फ केवल दूसरों को ही फॉलो किया है और बस सेक्ट के रूल्सों को नहीं तोड़ा, बस इतना ही। और जब मैं उसके करीब आने लगा था तो तब मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं तो बस यही सोच रहा था कि कहीं हमारी पोल ना खुल जाए और फिर हमें इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, बस इतना ही। तो इधर क्विलिंग की ये सारी बातें सुनकर तो ज़ुफेन भी काफी ज्यादा हैरान और शॉक हो गया होता है। और फिर ज़ुफेन निराश होते हुए दूसरे ओर मुंह मोड़ते हुए अपने मन में कहता है, आखिर मेरे दिमाग में ऐसा क्या है जो कि मैं इससे ये सारी बातें पूछने लगा? ये बेवकूफ तो एक पाथ और डीमन के बीच का अंतर भी नहीं जानता, ये तो बस झुंड का पीछे करने वाली भेड़ है और कुछ भी नहीं। ये सब सोचने के बाद में फिर ज़ुफेन क्विलिंग से कहता है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो और अब बस मुझे यहाँ पर शांति और चुप्पी की जरूरत है। तो अब ज़ुफेन की ये बात सुनने के बाद में तो क्विलिंग भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर वो पीछे ज़ुफेन की ओर देखता है और उससे कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, मुझे नहीं पता कि मेरे पास में ये कहने का अधिकार है कि नहीं, और डेमोनिक पाथ को लेकर के मेरी अंतर्दृष्टि आपसे और एल्डर युआन की तुलना में बहुत ही ज्यादा बेकार है, लेकिन एक एरिया ऐसा है जिसके बारे में मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि मैंने राइटेस पाथ को छोड़कर के डेमोनिक पाथ को चुना था क्योंकि उसमें बहुत सी रिस्ट्रिक्शन थी। और हालांकि मैं अभी नहीं जानता कि आपके मन में क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि आप भी खुद से ही रिस्ट्रिक्टेड, खुद से ही सीमित हैं। मगर आखिर आपको ऐसा क्यों करना चाहिए? और हालांकि मैं भी इन चीजों से गुजर चुका हूँ, लेकिन जब बात इमोशन और लव की आती है तो तब मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता। तो इधर क्विलिंग की ये बात सुनकर तो ज़ुफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि इसकी बातों में सेंस तो है, हमारा ये डेमोनिक पाथ पूरी तरीके से फ्रीडम के ऊपर ही तो बेस्ड है, लेकिन इस रास्ते पर चलने से मुझे रोका जा सकता है। इस चीज में सच में कितना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो अब इसी के साथ में एंड में नरेटर बताता जाता है, अब एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है।